तो आज हम जिस फिल्म की कहानी की चीरफाड़ करने वाले हैं वो है 2018 की एक इंडोनेशियन हॉरर फिल्म मे द डेविल टेक यू। हमारे हाथ जो स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन लगा है वो कमाल का है और बताता है कि ये कहानी अंदर से कैसे काम करती है। और ये कहानी एक बहुत ही पुराने लेकिन हमेशा डराने वाले सवाल से शुरू होती है। आप अमीर बनने के लिए क्या कीमत चुकाने को तैयार है? और अगर वो सौदा शैतान के साथ हो तो क्या आप सच में जानते हैं कि असली कीमत क्या है? इस फिल्म के डायरेक्टर है टीमो छायांतो, जो अपने एक्सट्रीम वायलेंस सिनेमा के लिए जाने जाते हैं। तो ये कोई धीमी गति से डराने वाली फिल्म तो नहीं होने वाली। बिल्कुल नहीं। और मुझे लगता है कि इस स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन में सबसे पहली और जरूरी बात जो कही गई है वो है इस फिल्म की तुलना इविल डेड से। अब कई लोग ये सुनकर सोचेंगे कि इसका मतलब है बहुत सारा खून खराबा और विभत्स हिंसा, और हाँ वो तो है, लेकिन ये तुलना उससे कहीं ज्यादा गहरी है। स्रोत बताता है कि ये तुलना फिल्म के डीएनए के बारे में है। ये उस तरह का हॉरर है जो आपके शरीर पर असर करता है, जो आपको असहज कर देता है। ये कोई दिमागी खेल नहीं है, ये एक शारीरिक हमला है। बिल्कुल एक फिजिकल अटैक। चलिए इस हमले की शुरुआत कहाँ से होती है उस पर आते हैं। कहानी की नींव रखता है लेस्माना नाम का एक किरदार, एक ऐसा आदमी जो जाहिर तौर पर बहुत हताश है और अमीर बनने के लिए कोई भी शॉर्टकट लेने को तैयार है। वो एक तांत्रिक औरत के पास पहुंचता है और यहीं पर कहानी का पहला शानदार दाव खेला जाता है। लेस्माना दौलत मांगता है और वो तांत्रिक औरत बदले में उससे बस एक शब्द मांगती है, सहयोग। कोई पैसा नहीं, कोई वादा नहीं, बस सहयोग। ये शब्द सुनने में कितना सीधा साधा लगता है ना? बहुत ही अस्पष्ट। लेकिन हॉरर कहानियों में सबसे खतरनाक चीजें ऐसे ही सीधे साधे शब्दों के पीछे छिपी होती हैं। ये अस्पष्टता ही शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। सही बात है। जब मैं ये ब्रेकडाउन बढ़ रही थी तो मेरा ध्यान इसी सहयोग शब्द पर अटक गया। लेस्माना एक पल के लिए भी नहीं सोचता, वो फौरन हाँ कर देता है। ये दिखाता है कि उसका लालच उसकी सोच पर कितना हावी है। बिल्कुल, वो सौदे की शर्तों को समझना ही नहीं चाहता, उसे बस नतीजा चाहिए। और यहीं से उसकी और उसके परिवार की बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। और ये सिर्फ लालच नहीं है, ये एक तरह का अहंकार भी है। उसे लगता है कि वो सिस्टम को धोखा दे सकता है, कि वो बिना पूरी कीमत चुकाए निकल जाएगा। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि लेस्माना का किरदार क्लासिक फॉस्टियन बार्गेन का एक मॉडर्न उदाहरण है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। यहाँ सौदा सिर्फ आत्मा का नहीं है, ये विरासत का है। हाँ, वो जो कुछ भी हासिल करता है वो एक कर्ज पर होता है, जिसका ब्याज उसकी आने वाली पीढ़ियों को चुकाना पड़ेगा। तो लेस्माना ने ये सौदा तो कर लिया, लेकिन शैतान से किए गए सौदों में एक एक्सपायरी डेट हमेशा छिपी होती है। और इस कहानी में वो एक्सपायरी डेट आती है कई साल बाद, और बिल कटता है लेस्माना की बेटी अल्फी के नाम पर, जिसे इस सौदे के बारे में कुछ पता ही नहीं। हमें पता चलता है कि अल्फी की माँ की कुछ साल पहले एक रहस्यमयी तरीके से मौत हो चुकी है, और लेस्माना ने लक्ष्मी नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली है। अल्फी अपने पिता और उसके नए परिवार से पूरी तरह कट चुकी है। ये पारिवारिक दूरी बहुत जरूरी है ना? हाँ, बहुत। ये हमें बताती है कि शैतान के आने से पहले ही ये परिवार टूटा हुआ था। लेस्माना की दौलत उसे खुशी नहीं दे पाई, उसने उसे अपनी पहली बेटी से दूर कर दिया। अब खबर आती है कि लेस्माना दिवालिया हो चुका है और एक अजीब बीमारी से कोमा में है। वो दौलत जो उसे शैतान से मिली थी, रेत की तरह उसके हाथों से फिसल गई है। ये भी एक क्लासिक ट्रोप है। लेकिन स्रोत बताता है कि टीमो चायांत तो इसे कैसे अलग बनाते हैं। यह दौलत का जाना सिर्फ एक अलौकिक सजा नहीं है, बल्कि ये लेस्माना की सामाजिक और मानसिक गिरावट का प्रतीक है। दौलत के साथ साथ उसका रुतबा, परिवार और आखिर में उसका शरीर भी छिन जाता है। ये सिर्फ पैसों का गायब होना नहीं, बल्कि एक इंसान का पूरी तरह से मिट जाना है। और इसी मिट जाने की वजह से उसका नया परिवार मुश्किल में है। पैसों की तंगी के चलते लक्ष्मी और उसके बच्चे लेस्माना की पुरानी वीरान हवेली में जाने का फैसला करते हैं। उन्हें उम्मीद है कि शायद वहाँ कुछ बेचने लायक कीमती सामान मिल जाए। और एल्फी भी वहाँ पहुँचती है। हाँ, एल्फी भी, लेकिन उसका इरादा भावनात्मक है, लालची नहीं। वो बस अपने पिता से जुड़ी कुछ यादें सहेजना चाहती है। और यहीं से कहानी हमें उस जगह ले जाती है जहाँ सारा खौफ कैद है। हाँ, वो हवेली। स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन में इस हवेली को लगभग एक जिंदा किरदार की तरह दिखाया गया है। ये सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, ये लेस्माना के पापों का एक भौतिक रूप है। बाहर से शानदार, लेकिन अंदर से सड़ रही। ये वो जगह है जहां उसने अपना सौदा किया था, और अब ये जगह उस सौदे की गवाह बनकर खड़ी है।
जब मैं ये स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन पढ़ रही थी तो एक डिटेल ने मेरा ध्यान खींचा, दरवाजों पर लगी वो अजीब टेप। ये देखने में तो छोटी सी बात लगती है, पर यहीं से कहानी का असली रहस्य खुलना शुरू होता है। दरवाजों को अजीब तरह के मंत्रों वाली टेप से सील किया गया है। पहली नजर में लगता है कि किसी चीज को अंदर आने से रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन क्या स्रोत इसके बारे में कुछ और गहरा बताता है? बिल्कुल, स्रोत इस बात पे जोर देता है कि वो टेप एक दोहरी चेतावनी है। वो किसी बुरी शक्ति को अंदर आने से तो रोक ही रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा वो किसी चीज को बाहर जाने से रोक रही है। लसमाना ने अपने अतीत के पापों को, उस सौदे के सच को एक दरवाजे के पीछे बंद करके उस पर टेप लगा दी थी। उसे लगा कि वो उसे हमेशा के लिए कैद कर सकता है। हाँ बिल्कुल, ये एक विजुअल मेटाफर है कि हम कैसे अपने काले राजों को दफनाने की कोशिश करते हैं। आया उन टेपों को देखती है और उसे यकीन हो जाता है कि सबसे कीमती खजाना इसी दरवाजे के पीछे है। वो चेतावनी को नजरअंदाज कर देती है, टेप फाड़ देती है और दरवाजा तोड़कर बेसमेंट में घुस जाती है। ये एक तरह की दुखद विडंबना है। अपने पिता की तरह वो भी लालच में अंधी होकर एक ऐसी सीमा लांघ जाती है जिसे उसे कभी नहीं लांघना चाहिए था। और वो अनजाने में उस सील को तोड़ देती है जिसे लिस्माना ने लगाया था। स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन में इस पल को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहा गया है। ये सिर्फ एक दरवाजे का टूटना नहीं है, ये एक अलौकिक समझौते का टूटना है। और जैसे ही ये होता है, असर हजारों मील दूर अस्पताल में दिखता है। सही, ये सीन वाकई में डरावना है। लेस्माना जो सालों से कोमा में था, अचानक अपनी आंखें खोलता है। उसके शरीर पर वही अजीब निशान उभर आते हैं जो उसकी स्किन के नीचे से दिख रहे थे, और फिर वो अस्पताल से गायब हो जाता है। स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन बताता है कि वो टेलीपोर्ट नहीं होता, बल्कि उसे खींच लिया जाता है। उसे समन किया जाता है। वो अपनी मर्जी से नहीं जाता, वो अब उस शक्ति का गुलाम है जिसके साथ उसने सौदा किया था। ईमानदारी से कहूँ तो ये सीन पढ़ते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। जिस तरह से स्रोत बताता है कि लिस्माना कोमा से उठकर हवेली पहुंचता है, वो सिर्फ डरावना नहीं है, वो अनकंफर्टेबल है। ये दिखाता है कि अब नियम टूट चुके हैं। भौतिक दुनिया के नियम अब लागू नहीं होते। लिस्माना अब इंसान नहीं है, वो एक हथियार है, एक संदेशवाहक है जो ये बताने आया है कि कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। और कर्ज की वसूली बहुत ही क्रूर तरीके से शुरू होती है। यहाँ से फिल्म पूरी तरह इविल डेड मोड में चली जाती है, जैसा कि स्रोत बार बार कहता है। लेकिन ये सिर्फ हिंसा के बारे में नहीं है। स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन इस बात पर जोर देता है कि ये कहानी के स्ट्रक्चर में भी है। हाँ, जैसे इविल डेड में कैबिन एक किरदार बन जाता है, वैसे ही यहाँ ये हवेली है। स्क्रिप्ट में हवेली के लिए अलग से एक्शन लाइन और विवरण दिए गए हैं, जैसे वो सांस ले रही हो या परिवार के हर कदम पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही हो। सही कहा। और परिवार के सदस्य एक एक करके उस बुरी शक्ति के कब्जे में आने लगते हैं। यहाँ हॉरर का मतलब सिर्फ जंप स्केयर नहीं है। नहीं, ये बहुत ही शारीरिक और दर्दनाक है। स्रोत में जिक्र है कि डायरेक्टर टीमो छयांतु की दिलचस्पी इस बात में है कि इंसानी शरीर कितना दर्द सह सकता है। टूटी हुई हड्डियां, शरीर का मुड़ना, खून और मिट्टी का मिश्रण, ये सब बहुत ही असहज करने वाले तरीके से दिखाया गया है। डर यहाँ मनोवैज्ञानिक कम और शारीरिक ज्यादा है। और इसी खौफ और अफरा तफरी के बीच कहानी का सबसे बड़ा और सबसे भयानक राज खुलता है। हमें पता चलता है कि लेस्माना ने अमीर बनने के लिए जो सहयोग देने का वादा किया था वो क्या था। उसने शैतान को अपनी पहली पत्नी यानी अल्फी की माँ की बलि दी थी। वो रहस्यमयी मौत कि कोई हादसा नहीं थी, वो एक सोची समझी कुर्बानी थी। और ये वो पल है जहाँ कहानी के सारे बिखरे हुए टुकड़े जुड़ जाते हैं। वो अस्पष्ट सौदा, वो टूटे हुए पारिवारिक रिश्ते, वो रहस्यमयी मौत, सबका मतलब अब साफ हो जाता है। शैतान ने एक जान के बदले दौलत दी थी, लेकिन अब जब लेस्माना दिवालिया हो गया है और सौदा अधूरा रह गया है, तो शैतान अपना बकाया वसूल करने आया है। उसे बाकी की आत्माएं चाहिए। बिल्कुल, ये डर अब बेतरतीब नहीं लगता। ये एक कर्ज की वसूली है, एक कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन है जिसका नतीजा भुगतना ही होगा। अल्फी और उसका परिवार अब सिर्फ भूत प्रेत से नहीं लड़ रहे हैं, वो एक कायदे कानून वाली अलौकिक शक्ति से लड़ रहे हैं। इस सच्चाई का पता चलने के बाद अल्फी पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन यही वो पल है जो उसे लड़ने की हिम्मत भी देता है। वो समझ जाती है कि ये सिर्फ जिंदा बचने की लड़ाई नहीं है, ये उसकी माँ के लिए इंसाफ की लड़ाई है। उसे एहसास होता है कि भागने से कुछ नहीं होगा। अगर इस श्राप को खत्म करना है तो उसे इसकी जड़ में जाना होगा, और जड़ है
वो बेसमेंट। जहाँ से सब शुरू हुआ था। हाँ, यहाँ अल्फी का किरदार एक क्लासिक फाइनल गर्ल से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वो उस पहली पीड़ित यानी उसकी माँ की बेटी है, इसलिए वही इस बुराई का सामना करने की सबसे बड़ी हकदार है। उसके पिता ने जो गलती की उसे सुधारने का जिम्मा अब उस पर आ गया है। स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन में उसके कैरेक्टर आर्क को अनायास नायक के तौर पर दिखाया गया है। वो हीरो बनना नहीं चाहती थी, लेकिन हालात उसे बना देते हैं। ये एक तरह से पीढ़ियों के पाप का प्रायश्चित करने जैसा है। सही कहा। वो वापस बेसमेंट में जाती है और वहाँ उसका सामना उस तांत्रिक औरत की आत्मा से होता है जिसने ये सौदा करवाया था। स्रोत के अनुसार ये क्लाइमैक्स बहुत ही इंटेंस है। मिट्टी में लिपटी लाशें दीवारों से निकल रही हैं, हवा में अजीब मंत्र गूंज रहे हैं और इन सब के बीच एल्फी का जिंदा रहने का संघर्ष है। ये सिर्फ एक भूत से लड़ाई नहीं है, ये उस पूरे श्राप की जड़ से लड़ाई है। और इस लड़ाई में वो जीतती है, लेकिन एक बहुत बड़ी कीमत चुकाकर। हाँ, वो किसी तरह उस शैतानी ताकत को हराने और उस तांत्रिक की आत्मा को नष्ट करने में कामयाब हो जाती है। वो उस हवेली से, उस नरक से बच निकलती है। लेकिन जैसा कि अच्छी हॉरर फिल्में करती हैं, ये कहानी एक साफ सुथरे अंत के साथ खत्म नहीं होती। बिल्कुल। अंत में एल्फी किसी तरह वहां से बच निकलने में कामयाब तो हो जाती है, लेकिन स्रोत बताता है कि फिल्म एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है। क्या शैतान कभी हार मानता है? क्या इस तरह के सौदे कभी पूरी तरह खत्म होते हैं? वो उस हवेली को पीछे छोड़ देती है, लेकिन क्या वो उस शराब को पीछे छोड़ पाई है? और मुझे लगता है कि यही इस फिल्म का असली निचोड़ है। ये सिर्फ खून खराबे और डरावने पलों से कहीं ज्यादा है। ये लालच, पारिवारिक जिम्मेदारी और अतीत के गुनाहों पर एक बहुत ही डार्क टिप्पणी है। लसमाना ने अपने लालच के लिए अपने पूरे परिवार को दांव पर लगा दिया। उसने सोचा कि वो सिर्फ अपनी आत्मा बेच रहा है, लेकिन असल में उसने अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी बेच दिया था। इसका अंत ये सोचने पर मजबूर करता है कि कुछ सौदों की कीमत सिर्फ एक पीढ़ी नहीं चुकाती, वो एक ऐसा कर्ज बन जाता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो अल्फी भले ही इस लड़ाई को जीत गई हो, लेकिन शायद वो जंग अभी खत्म नहीं हुई है। शायद। और यहाँ एक सवाल सोचने जैसा है जो ये स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन हमारे लिए छोड़ जाता है। अगर कोई सौदा सिर्फ एक पीढ़ी के लिए नहीं बल्कि आने वाली हर पीढ़ी के लिए हो, तो क्या उसे कभी तोड़ा जा सकता है, या फिर उसकी कीमत चुकाते रहना ही एकमात्र रास्ता है? अल्फी उस हवेली से बच निकली, लेकिन शैतान का कॉन्ट्रैक्ट अभी भी मौजूद हो सकता है, बस उसकी शर्तें अब बदल गई हों। ये सवाल फिल्म दर्शकों पर छोड़ देती है।